जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। मैं हूं करमजीत और आज एआई से देखेंगे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जिसे जिसे उसकी आत्मा कहा जाता है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक। और साथियों, ये टॉपिक सिर्फ एक कानूनी अध्याय नहीं है। यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, आप मानकर चलिए कि यहाँ से सवाल आना लगभग तय है। हाँ, ये एक हाई यील्ड टॉपिक है और आज हम इसे एनसीईआरटी की सरलता और एग्जाम ओरिएंटेड गहराई दोनों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्हें मौलिक क्यों कहते हैं और ये भारत का मैग्ना कार्टा वाला कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, इन्हें मौलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं। मतलब आपका भौतिक, बौद्धिक, नैतिक हर तरह का विकास इनके बिना संभव नहीं है। और मैग्ना कार्टा ये नाम 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा जारी किए गए अधिकारों के पहले पत्र से लिया गया है। तो हमारे संविधान का भाग 3, जिसमें ये अधिकार हैं, उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि इन्हें हमारे संविधान ने गारंटी दी है। वही, इन्हें देश के मूल कानून यानी संविधान ने गारंटी और सुरक्षा दी है। इनका असली मकसद कानून का शासन स्थापित करना है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। ठीक है, तो ये तो हुई उनकी परिभाषा, लेकिन ये विचार आया कहाँ से? क्या ये आजादी के साथ ही अचानक से आ गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मौलिक अधिकारों की मांग तो आजादी की लड़ाई के साथ ही शुरू हो गई थी। इसकी एक झलक हमें 1895 के स्वराज विधेयक में मिलती है। 1895 मतलब काफी पहले। हाँ, लेकिन जो असली चिंगारी थी वो रॉलेट एक्ट 1919 ने लगाई। अच्छा, वो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून। भाई, जब सरकार को बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति मिली तो सबको समझ आया कि सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं है, हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी चाहिए। तो रॉलेट एक्ट एक तरह का कैटलिस्ट साबित हुआ। बिल्कुल। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 और कराची प्रस्ताव 1931 में इन अधिकारों की मांग खुलकर की गई और प्रेरणा, जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिका के बिल ऑफ राइट से ली गई। और वहीं से ये न्यायोचित होने का आइडिया भी आया होगा। एग्जैक्टली। हमारे अधिकार सिर्फ नैतिक बातें नहीं हैं, ये न्यायोचित हैं, जस्टिसेबल। मतलब अगर इनका हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा पावर है। चलिए अब इनकी कुछ मुख्य विशेषताओं पर आते हैं। एक बात जो हमेशा कंफ्यूज करती है कि क्या ये अधिकार असीमित हैं? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये अधिकार असीमित नहीं बल्कि क्वालिफाइड हैं। इसका मतलब है कि राज्य इन पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। लेकिन ये उचित क्या है, इस पर तो हमेशा बहस होती होगी। हमेशा, और वही न्यायपालिका तय करती है। अब एक और बड़ा बदलाव देखते हैं, संपत्ति का अधिकार। हाँ, अनुच्छेद 31। वो तो पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। और अब ये क्या है? अब ये अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। अब एक और क्लासिफिकेशन जो अक्सर पूछा जाता है, कौन से अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं और कौन से सबके लिए? हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। और बाकी जैसे अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A और कुछ अन्य, वो नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिलते हैं। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 12 और 13 पर, जो इन अधिकारों की नींव रखते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। तो राज्य का मतलब क्या है यहाँ? यहाँ राज्य का मतलब बहुत व्यापक है। इसमें सिर्फ भारत सरकार या संसद नहीं है। राज्य सरकारें भी होंगी? हाँ, राज्य सरकारें, विधानसभाएं और यहाँ तक कि LIC, ONGC जैसी सरकारी संस्थाएं भी राज्य की परिभाषा में आती हैं। मतलब इन सभी के खिलाफ मौलिक अधिकारों के हनन का केस किया जा सकता है। बिल्कुल। और यही आता है अनुच्छेद 13, जो न्यायपालिका का सबसे बड़ा हथियार है, न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। तो अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा, उससे कोर्ट शून्य यानी वॉइड घोषित कर सकती है। वो कानून लागू ही नहीं होगा। वाह,
चलिए अब अधिकारों के वर्गीकरण पर आते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18। इसमें क्या क्या शामिल है? अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं। पहली, विधि के समक्ष समता। ये ब्रिटिश मूल का एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, कानून के सामने सब बराबर। हाँ। और दूसरी बात है विधियों का समान संरक्षण। ये अमेरिकी मूल का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार होगा। ठीक है। और अनुच्छेद 15-16? अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है। हाँ, आरक्षण इसका एक संवैधानिक अपवाद है। और अनुच्छेद 17 और 18? ये तो बहुत स्पेसिफिक है। बहुत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत करता है, और ये एक पूर्ण अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और 18? अनुच्छेद 18 सैन्य और शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों का अंत करता है। बहुत स्पष्ट। अब आते हैं दूसरे बड़े अधिकार पर, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19-22। अनुच्छेद 19 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, ये 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। बोलने की, शांति से सभा करने की, संघ बनाने की, घूमने की, कहीं भी बसने की और कोई भी व्यवसाय करने की। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 का केस। हाँ, जिसमें आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द किया गया था। जी, उस केस ने अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा की। फिर आता है अनुच्छेद 20 जो दोष सिद्धि से संरक्षण देता है। इसमें नो डबल जेपीडी का सिद्धांत है, मतलब एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं। सही। और फिर है अनुच्छेद 21 जिसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। इसका दायरा तो मेनका गांधी मामले 1978 के बाद बहुत बढ़ गया है ना? बहुत ज्यादा। अब इसमें सिर्फ जीने का नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। स्वच्छ पर्यावरण, निजता, सब इसी में आ गया है। और इसी में बाद में अनुच्छेद 21A भी जोड़ा गया। हाँ, 86वें संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता पर। अनुच्छेद 23-24 सीधे सीधे मानव तस्करी, बेगार और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम करवाने पर रोक लगाते हैं। और 25 से 28? अनुच्छेद 25 से 28 भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। ठीक है। अब आते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। हाँ, अनुच्छेद 29 नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30? वो अल्पसंख्यकों को चाहे वो भाषा के आधार पर हो या धर्म के, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका मैनेजमेंट करने का अधिकार देता है। ये सब तो बहुत अच्छे अधिकार हैं, लेकिन अगर इनका उल्लंघन हो तो क्या होगा? और यहीं पर आता है सबसे जरूरी अनुच्छेद। हाँ, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। बिल्कुल, क्योंकि अधिकारों की लिस्ट तो किसी भी किताब में हो सकती है, लेकिन उन्हें लागू करवाने का तरीका ही उन्हें असली बनाता है। और ये तरीका है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली 5 तरह की रिट। जी। पहली है हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब अवैध हिरासत से मुक्ति। दूसरी मांडमस, परमादेश, ये किसी सरकारी अधिकारी को उसका कर्तव्य करने का आदेश है। तीसरी और चौथी थोड़ी मिलती जुलती हैं, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, और सटेरॉरी, उत्प्रेषण। हाँ, दोनों निचली अदालतों से संबंधित हैं। प्रोहिबिशन उन्हें अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है, जबकि सटेरॉरी गलत फैसले को रद्द कर सकता है या केस को ऊपर मंगा सकता है। और आखिरी है क्वो वारंटो, अधिकार पृच्छा, जिसका मतलब है आपका क्या अधिकार है। ये किसी व्यक्ति के किसी सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जांच करता है। तो न्यायपालिका इन अधिकारों की अंतिम रक्षक है। हमेशा से। और इसी भूमिका को केशवानंद भारती केस 1973 ने और मजबूत किया। मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। हाँ, कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, पर संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। मौलिक अधिकार उस मूल ढांचे का हिस्सा हैं। और हाल ही में पुट्टास्वामी मामला 2017 ने भी एक नया आयाम जोड़ा। बिल्कुल, उसने निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। एक सवाल जो हमेशा मन में आता है वो है आपातकाल का।
क्या इमरजेंसी में ये सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अनुच्छेद 358 के तहत जब बाहरी युद्ध के आधार पर आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है। अपने आप? हाँ, और अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति एक आदेश निकालकर बाकी अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, और वो है अनुच्छेद 20 और 21। एकदम सही, एग्जाम अलर्ट है ये। अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी हालत में, यहाँ तक कि आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ये अजेय अधिकार हैं। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। चलिए अब एक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं परीक्षा के नजरिए से। मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों में मुख्य अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर है कि मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, आप उनके लिए कोर्ट जा सकते हैं, जबकि डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य वो न्यायोचित नहीं है। और कुछ विशेष अनुच्छेद भी हैं जो संसद को खास शक्तियां देते हैं, जैसे अनुच्छेद 33। हाँ, अनुच्छेद 33 संसद को शक्ति देता है कि वो सैन्य बलों, अर्धसैन्य बलों आदि के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है ताकि अनुशासन बना रहे। और अनुच्छेद 35? अनुच्छेद 35 कहता है कि कुछ विशेष मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगी, राज्य विधानसभाओं के पास नहीं। ठीक है। और एक कॉमन गलती जो छात्र करते हैं संपत्ति के अधिकार को लेकर। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि यह अधिकार खत्म हो गया है। खत्म नहीं हुआ है, बस अब ये मौलिक नहीं रहा। अब ये अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार है। चलिए अब आज की चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को एक बार दोहराते हैं। जरूर। तो पहला पॉइंट, संविधान का भाग 3 भारत का मैग्ना कार्टा है और ये अधिकार न्यायोचित हैं। अनुच्छेद 13 जो न्यायिक समीक्षा का आधार है, न्यायपालिका को बहुत शक्तिशाली बनाता है। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार खुद एक मौलिक अधिकार है और इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। केशवानंद भारती केस ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया, जो संसद की संशोधन शक्ति पर एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। पांचवा और बहुत जरूरी, अनुच्छेद 20 और 21 अजेय अधिकार हैं जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। 44th संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया। अब अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो प्रीलिम्स और मेंस में किस तरह के सवाल आते हैं? प्रीलिम्स में अक्सर आर्टिकल्स का मिलान करने वाले सवाल आते हैं। लैंडमार्क केसेस जैसे मेनका गांधी, केशवानंद, इन पर सीधे सवाल आते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि कौन से अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं। और मेंस में विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं,